हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आपका 7 तारीख को एग्ज़ाम है ई ट्रिपल ई का, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का। सो हमने ई ट्रिपल ई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए थे एंड आपका बढ़िया रिस्पांस आया, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने सोचा कि अब आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हैं, तो आपको यूनिट बाय यूनिट मैं उनके वन शॉट प्रोवाइड कर दूँ। एंड जैसे कि मैं ये वाला वीडियो प्ले करता हूँ एंड इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो मैंने जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको उसके आंसर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश करना कि आप इन आंसर को पढ़ पाओ। एंड अगर नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड जी, ये जो नोट्स हैं, आप ये वाले भी नोट्स ले सकते हो एंड हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो, बट थोड़ा बहुत कॉस्ट देना पड़ेगा आपको, बस। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एनर्जी सिस्टम क्या होता है, उसमें सोर्सेज क्या है एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ये पूछता है, ठीक है। तो देखो, एनर्जी होती है, एनर्जी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही जानना होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो क्या है। तो देखो, एनर्जी सिस्टम वो अरेंजमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और स्टोर किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, फिर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एंड देन एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो मतलब हायरार्की है, सबसे पहले समझो कि हमें पहले सोर्स फाइंड करना होगा, देन कन्वर्जन, देन ट्रांसमिशन एंड देन एनर्जी नहीं देन यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड एनर्जी सिस्टम, ठीक है। अब एक इसका एग्जांपल समझो, जैसे कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले ही अपन देखेंगे कि जो हमारा कोल होता है, तो कोल कोल या कोयला आप तो जानते ही होंगे ना। तो ये सोर्स होता है हमारा, ठीक है। इसको हम कहाँ डालते हैं, बॉयलर प्लस टरबाइन में डालते हैं, ठीक है। किस लिए डालते हैं बॉयलर और टरबाइन में, कन्वर्जन के लिए, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में छोड़ते हैं, देन घर में फैन या लाइट के थ्रू हम इसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अगर इसको डीपली जानना है तो भाई इसके अंदर और घुसना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे एनर्जी का कन्वर्जन है, ठीक है। फिर दूसरा आता है इसी में कि भाई कंपोनेंट क्या है एनर्जी सिस्टम के। तो देखो, एनर्जी सोर्स होती है, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस और ट्रांसमिशन सिस्टम। अब इनको तीनों को एक एक करके जानते हैं। देखो, जहाँ से एनर्जी मिलती है वो हमारा क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, सबसे पहले तो मतलब सन से हमें एनर्जी मिलती है, हवा से एनर्जी मिलती है और वाटर से एनर्जी मिलती है एंड कोल से एनर्जी मिलती है। तो ये हमने एग्जांपल लिख दिए। एंड फिर हमारा दूसरा है एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या क्या है, जैसे कन्वर्जन, पहले समझो कन्वर्जन मतलब हमें मतलब अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने को हम कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे एक टरबाइन है, तो हीट हीट करेंगे, हीट होगा, मैकेनिकल, जनरेटर इलेक्ट्रिकल, सोलर पैनल ये भी इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें दो मतलब जनरेटर और सोलर पैनल आपको क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना के देंगे। और टरबाइन हमारा ये मैकेनिकल यूज़ में आ जाता है, ये हीट 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 और लाइट के लिए भी यूज़ होता है। टरबाइन जो घूमता है उसके मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, ठीक। फिर आता है एनर्जी का यूटिलाइजेशन डिवाइस। देखो, जहाँ एनर्जी का एक्चुअल यूज़ होता है वो हमारा क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन डिवाइस होता है, जैसे हम हमको हमारे घर में अंधेरा है एंड हम बल्ब को जला के उजेला कर रहे हैं, तो ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, ठीक है। मोटर, हीटर, इट्स एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो सोर्स क्या क्या है एनर्जी के, जैसे देखो एनर्जी सोर्स के दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है कन्वर्जेबल सोर्स, मतलब पुराने होते हैं ये, मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं। ये बहुत पुराने टाइप, मतलब आप ये समझ लो कि अभी नहीं, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको भी जानते हैं एंड उसमें क्या होता है उसको भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये होता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होती है एंड हाइड्रो पावर होती है, ठीक है। तो अब कोल कोल के पॉइंट समझो कि कोल जो है वो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है, और जो हमारा पेट्रोलियम है वो व्हीकल में यूज़ होता है, लाइक डीजल और पेट्रोल, ठीक है। एंड नेचुरल गैस में क्या यूज़ होता है, कुकिंग, नेचुरल गैस हमारा कुकिंग के लिए यूज़ होता है एंड पावर प्लांट के लिए यूज़ होता है, और हाइड्रो पावर डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये लिमिटेड वर्ल्ड क्वान्टिटी में है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है इससे, ठीक है। अब रिन्यूएबल सोर्स समझो, सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट से पावर मिलता है हमको, विंड एनर्जी, विंड टरबाइन से हमें एनर्जी मिलती है, बायोमास, वुड्स हो गया और गोबर गैस, ठीक है। और जियोथर्मल,
अर्थ के अंदर की हीट, और टाइडल मतलब समुद्र की लहरें, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि जो ये मतलब सबसे पहले तो ये रिन्यूएबल है, ठीक है, और इससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, ठीक है। एंड अब इसके आगे है जो हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनर्जी कभी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देखो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये सबसे मेन पॉइंट है, और ये इसलिए मेन पॉइंट है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है क्योंकि कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट, ये केमिकल और हीट में देखो इसमें केमिकल हो गया, केमिकल से हीट पे जाओगे, हीट से मैकेनिकल पे जाओगे, मैकेनिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दोगे। हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सोलर पैनल से आप क्या बनाओगे, सोलर पैनल जो होंगे वो उनको हीट पे रखोगे, हीट से वो चार्ज होंगे एंड आपको वो क्या बना के देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी बना के देंगे, ठीक है। अब कार इंजन में क्या होगा कि आप फ्यूल डालोगे, फ्यूल से क्या होगा कि फ्यूल हीट करेगा एंड जो आपके 2 और 4 स्ट्रोक इंजन है वो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे या जो भी होगा, मतलब चाबी आपने प्रेस की, इग्नाइट करेगा एंड वो स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिसिटी से हीटर भी जला सकते हैं अपन, ठीक है। अब आता है एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या होता है, देखो समझो, एनर्जी का सोर्स हो गया, कन्वर्जन डिवाइस हो गया, ट्रांसमिशन हो गया एंड यूटिलाइजेशन हो गया, ये आपका क्या है, एनर्जी का फ्लो डायग्राम है। अब समझो फॉसिल फॉइल से रिलेटेड। अब देखो फॉसिल फॉइल क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन क्या होता है एंड एप्लीकेशन क्या होता है एंड चैलेंजेस क्या होता है। तो अब इनके बारे में जानते हैं। तो देखो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर पहला, तो जो फॉसिल फॉइल होते हैं वो फ्यूल होते हैं जो मिलियन ऑफ ईयर पुराने प्लांट और एनिमल के रिमेन से हाई प्रेशर और टेम्परेचर से बने होते हैं, ठीक है। मतलब ये सोचो मिलियन ऑफ ईयर्स पुराने, अब मतलब आप समझ लेना कितना पुराना, ठीक है। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गई, ठीक है। जो आजकल अपन को पेट्रोल या डीजल या जो भी, मतलब जो अभी वेनेजुला का ही ले लो, क्यों उसको उठाया गया उसके प्रेसिडेंट को, क्योंकि मतलब वहाँ का ऑयल की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत पुराना है। अब ऑयल ज़मीन से निकल रहा है तो समझ लो आप, ठीक है। और वहाँ के प्लांट्स, एनिमल, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसके टाइप क्या होते हैं, देखो सबसे पहला होता है कोल होता है, मतलब कोयला, ठीक है। ये सॉलिड फ्यूल होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो टाइप ऑफ क्या होते हैं, इसमें बहुत टाइप के मतलब कूल होते हैं क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी और फीचर। देखो जो एक पीट करके होता है, इसकी जो मतलब इसका जो कार्बन परसेंटेज होता है वो बहुत लोवेस्ट होता है, ठीक है। एंड जो इसमें फीचर्स होते हैं ये इनिशियल स्टेज के फीचर्स होते हैं, ठीक है। और लिग्नाइट करके एक कोल होता है, उसके जो कार्बन परसेंटेज होता है वो लो होता है एंड इसका फीचर्स ब्राउन कोल होता है, ठीक है। एंड बिटनोमियस, इस ये जो कोल का टाइप है, इसका जो कार्बन परसेंटेज है ये इसका मीडियम होता है एंड ये मोस्ट यूज़ में आता है, ठीक है। एंथ्रेक्टिक जो है ये हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज होता है एंड इसका बेस्ट क्वालिटी फीचर्स होता है जिसलिए यूज़ होता है। अब देखो कर्ड ऑयल जो होता है, इसमें आप ये समझो कि कर्ड ऑयल में पेट्रोलियम एंड मतलब पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया और भी अदर ऑयल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिक्विड फॉसिल फ्यूल में अंडरग्राउंड ऑयल फील्ड, अंडरग्राउंड जो अपन मतलब अपन जब ज़मीन की खुदाई करें तो अपन को क्या मिलता है, अपन को ऑयल मिलता है। देन अपन उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं तो अपन को पेट्रोल मिलता है, देन डीजल मिलता है, देन केरोसिन मिलता है एंड एलपीजी एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है एंड अदर ऑयल मिलते हैं, ठीक है। अब नेचुरल गैस में आओ तो गैसियस फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन CH4, और ये किस फॉर्म में मिलता है हमें, CNG एंड PNG फॉर्म में, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फॉइल, देखो तो कोल का एक्सट्रैक्शन समझो कि हमें सरफेस माइनिंग कब करते हैं, जब कोल सरफेस के पास होता है। अंडरग्राउंड माइनिंग कब होती है, जब कोल डीप हो, मतलब अंडरग्राउंड माइनिंग तब होती है जब कोयला बहुत अंदर हो, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, जियोलॉजिकल सर्वे, ड्रिलिंग ऑफ वेल्स एंड पंपिंग कर्ड ऑयल गैस टू सरफेस, ठीक है। एंड
पेट्रोलियम रिफाइनरी में सेपरेशन होती है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले देखो एप्लीकेशन है फ्यूल्स। फ्यूल्स पहले हमारे पास 3 फ्यूल हम ले रहे हैं, कोल ले रहे हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनके मेन यूज़ क्या है, तो देखो कोल का यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में और स्टील इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा यूज़ है। और पेट्रोलियम का आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया, ट्रांसपोर्ट फ्यूल हो गया, प्लास्टिक में यूज़ है एंड केमिकल्स में यूज़ है। नेचुरल गैस कुकिंग में यूज़ किया जाता है, पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड नाउ अब चैलेंज क्या है फॉसिल फ्यूल की, ये भी देख लेते हैं भाई। नॉन रिन्यूएबल होता मतलब लिमिटेड सप्लाई, ख़त्म हो सकता है, ठीक है। एंड एयर पॉल्यूशन CO2 SO2 NOx ये रिलीज़ करता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या यूज़ होता है, ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर बढ़ाते हैं। एंड एसिड रेन, हेल्थ प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो इसके 6 चैलेंजेस हैं। पहला नॉन रिन्यूएबल, एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन एंड हेल्थ प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा किससे रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है वो मतलब वो एक, देखो रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो नेचुरली मतलब ये नेचुरली, देखो रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो नेचुरली रिप्लेनिश हो सकती है एंड ये ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये अपन को नेचुरली मिलती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये हो गया आपका सोलर एंड विंड्स, बायोमास, टाइडल एंड वेव हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे पहले समझो सोलर एनर्जी में क्या होता है। सोलर एनर्जी में सोर्स जो होता है वो हमारा सनलाइट होता है। एंड इसकी वर्किंग क्या होती है कि ये सोलर पैनल सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका यूज़ कैसे होता है, हम यूज़ करते हैं सोलर वाटर हीटर में एंड सोलर कुकर में, सोलर पावर प्लांट में एंड एट्सेट्रा। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये भाई सबसे पहली चीज़ तो पॉल्यूशन बहुत कम करता है एंड ये फ्री सोर्स होता है, ठीक है। एंड इसकी लिमिटेशन क्या है, सिर्फ दिन में ही काम करता है एंड दिन में चार्ज हो जाएगा एंड रात में आप यूज़ कर सकते हो। एंड इनिशियल कॉस्ट इसका थोड़ा हाई होता है, क्योंकि आप जब सोलर पैनल लगवाओगे अपने घर में तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकंड होता है आपका विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या होता है कि जो हमारे आपने विंड एनर्जी मतलब आपने टीवी या कहीं फोटो वीडियोज़ में देखे होंगे, बड़े बड़े जो मतलब ब्लेड्स वाले पंखे देखे होंगे आपने, मतलब जो जिनसे हवा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो हवा टरबाइन ब्लेड्स को घुमाते, देखो जो हमारे टरबाइन्स होते हैं वो ब्लेड्स को घुमाते हैं, ठीक है। टरबाइन टरबाइन जनरेटर को चलाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, ठीक है। हवा टरबाइन ब्लेड्स को घुमाती, देखो ऐसे समझो कि जो जो बड़े बड़े फैंस होते हैं, अब मैं उनका फ़ोटो कहाँ से लाऊं यहाँ पे, बट मैं बना देता हूँ यहाँ पे। देखो ये समझो, ये हमारे फ़ैन हो गए, ये बहुत बड़े-बड़े एंड ये इसको कौन चलाएगा? हवा चलाएगा, इसमें टरबाइन लगा रहता है अंदर। तो हवा इसको घुमाएगा, सो हमारे टरबाइन ब्लेड्स घूमेंगे एंड टरबाइन जनरेटर को चलाएगा, ठीक है। इसके अंदर जनरेटर भी सेट रहता है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। अब यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है एंड वाटर पंपिंग में यूज़ होता है। एडवांटेज क्लीन एनर्जी रहती है, नो फ्यूल कॉस्ट, इसमें कोई फ्यूल का कॉस्ट नहीं लगता, ठीक है। और लिमिटेशन क्या है, विंड स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है एंड नॉइस प्रॉब्लम होता है, इसकी ये लिमिटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोमास एनर्जी की। तो बायोमास एनर्जी के जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमारा लकड़ी होता है, वुड होता है, क्रॉप वेस्ट होता है एंड गोबर होता है एंड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके मेथड क्या है, डायरेक्ट बर्निंग एंड बायोगैस प्लांट, एक गोबर गैस और बायोफ्यूल्स जैसे इथनॉल और बायोडीजल्स, ठीक है। यूज़ कहाँ होता है, कुकिंग में यूज़ होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है एंड फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, जैसे बायोगैस में, ठीक है। एडवांटेज समझो, वेस्ट का यूज़ और रूरल एरियाज़ के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब आता है लिमिट, स्मोक पॉल्यूशन होता है और स्टोरेज प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब आता है टाइडल एनर्जी, क्या होता है टाइडल एनर्जी समझो कि ये सी टाइड्स मतलब समुद्र का पानी ऊपर नीचे होना, तो ये हमारा क्या होता है, टाइडल एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। इसका वर्किंग कैसे काम करते हैं, टाइडल डैम में पानी स्टोर करता है। टाइडल डैम जो होता है हमारा, उसमें पानी स्टोर होता है। देन फ्लो टरबाइन, मतलब जो उसका पानी का फ्लो होता है वो टरबाइन को घुमाता है एंड हम क्या करते हैं, उस टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये प्रेडिक्टेबल होता है, नो फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ कोस्टल एरियाज में होता है एंड
इसका जो इनिशियल सेटअप होता है वो भी कॉस्टली होता है, ठीक है। अब आता है वेव एनर्जी। तो वेव एनर्जी समझो समुंदर की वेव्स, ठीक है। एंड वेव्स के मोशन से टरबाइन या मैकेनिकल डिवाइस चलता है एंड इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज समझो, क्लीन एनर्जी समझ लो, और लिमिटेशन क्या है, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है और मरीन लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो अब 5 मैंने आपको बता दिए आपकी एनर्जी, एंड लास्ट है आपका क्या, हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एनर्जी मतलब ये फ्यूल ऑफ फ्यूचर है। तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से H2 मिलता है हम लोगों को। एंड इसका जो वर्किंग होता है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम इस स्पेस रॉकेट में यूज़ करते हैं, पावर जनरेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, एंड व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। ओनली वाटर एडवांटेज समझो, ओनली वाटर एज बाई प्रोडक्ट और हाई एनर्जी कॉन्टेंट, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, स्टोरेज डिफिकल्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्टली होता है। एंड नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारे क्या है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। सो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम समझो, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके बाद में जब हमें डिमांड होती है तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास जो स्टोर एनर्जी रखी हुई है। देखो सबसे पहले मेरी बात समझो, जो लिखा है उसको छोड़ दो। हमारे पास मतलब अब ये समझो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। सपोज़ जैसे हमारे पास जैसे सोलर सेल का आप एग्ज़ाम्पल लो, ठीक है। हमने ना उसको बहुत चार्ज कर लिया, ठीक है। एंड हमें जितना यूज़ करना है तो हम यूज़ कर लेंगे, एंड जितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बच गया हम उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। एंड जब बरसात का टाइम आता है देन हम उसको उस स्टोर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, तो पीएचएस बोला जाता है इसको। ऑफ पीक टाइम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी से पानी को लोअर सेवियर से ऊपर सेवियर में पंप करते हैं, एंड पीक डिमांड पे पानी नीचे गिरता है, ठीक है। देखो पीक डिमांड पे क्या होता है, पानी नीचे गिरता है एंड टरबाइन घूमता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। देखो सारा खेल पानी गिरना और टरबाइन का ही है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप ही बन ही जा रही है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन समझो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी बनी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनी, काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, एंड मैकेनिकल एनर्जी से आपका कहाँ कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, अपर सेवियर्स, लोअर 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 हो गया, एंड पंप हो गया, टरबाइन हो गया, एंड जनरेटर हो गया, ठीक है। अब आता है एडवांटेज। सो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, रिलायबल होता है, एंड अब इसके लिमिटेशन समझो, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है, एंड हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैटरीज़ की। तो देखो बैटरीज़ के बारे में समझो। तो केमिकल एनर्जी को स्टोर करके ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, ठीक है। तो इसके टाइप क्या होते हैं, लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, एंड निकल कैडियम बैटरी, ठीक है। इसके यूज़ क्या होते हैं, मोबाइल फ़ोन, यूपीएस, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब समझो इसके एडवांटेज क्या है, ये पोर्टेबल होता है, फास्ट रिस्पांस देता है, एंड इजी टू यूज़ होता है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड लाइफ साइकिल, डिस्पोजल प्रॉब्लम, एंड एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब आता है सुपर कंडक्टिंग एनर्जी स्टोरेज। तो SMES भी इसको बोला जाता है, सुपर कंडक्टिंग एनर्जी स्टोरेज। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले कि सुपर कंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो होता है विदाउट रेजिस्टेंस, बहुत लो टेम्परेचर पर, ध्यान रखना। जो हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें करंट फ्लो होता है लेकिन विदाउट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका वर्किंग कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट ये हमारे सुपर कंडक्टिंग कॉइल में स्टोर होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, जब चाहिए होता है तब हम इंस्टेंटली रिलीज़ करके ले लेते हैं, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्म समझो, मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, एंड देन हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आता है एडवांटेज, ये वेरी फास्ट रिस्पॉन्स देती है, हाई एफिशिएंसी होती है, नो एनर्जी लॉस मतलब थ्योरेटिकल। लिमिटेशन क्या है, वेरी कॉस्टली होते हैं, और इसमें क्रायोजेनिक कूलिंग रिक्वायर्ड होती है, एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है।
अब आता है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो देखो सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें प्रेजेंट की नीड को मीट करना बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड को कंप्रोमाइज़ किए। देखो सपोज़ जो हमारी प्रेजेंट की ज़रूरत है हमें, उसको हम क्या करना, देखो उसको मतलब जैसे हमें प्रेजेंट की नीड जो भी है हमें वो पूरी करना विदाउट फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, ठीक है? जैसे सीधा समझो कि आज जो डेवलपमेंट करना है, पर नेचर को कितना डैमेज होगा, मतलब नेचर को डैमेज नहीं करना है, कल के लिए भी हमें हमें सफ़र करना पड़ेगा इसलिए। तो अगर आज हमने अपने नेचर को ख़राब कर दिया तो हमें कल भी सफ़र करना पड़ेगा, परसों भी सफ़र करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा नेचर कॉम्प्रोमाइज़। तो हमें ऐसी चीज़ें मतलब डेवलप करनी है कि हमारा जो नेचर रहे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि आने वाली जनरेशन की नहीं तो फिर बैंड बज जाएगी ना भाई। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी: एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो देखो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमी स्टेबल करना, एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी का वेलफेयर हो, ठीक है? इन तीनों जो सस्टेनेबिलिटी का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है भाई, इसको समझो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे अटैक। अब इसको क्या समझो, इफ़ेक्ट मतलब अब इसको समझ लो कि जो हम आजकल एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं वही सारी चीज़ें, ठीक है? टाइप ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो भाई अब देखो, मेरे को ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम एयर पॉल्यूशन कैसे करते हैं, वाटर पॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कैसे करते हैं, बट चलो मैं बता देता हूँ। देखो एयर पॉल्यूशन, आपकी गाड़ी, सबसे पहला एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर को ख़राब कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ जो अपन कचड़ा अचड़ा फेंक देते हैं, ये इससे हो गया। सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है? केमिकल पेस्टिसाइड से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है इससे। ग्लोबल वार्मिंग में मतलब ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, CFC गैस ओजोन को डैमेज करती हैं। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कटिंग से स्पीसीज एक्सटेंट हो रही हैं, ठीक है? अब रिलेशन बिटवीन एनर्जी यूज़ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो फॉसिल फाइल जो है हमारी, वो हाई पॉल्यूशन है, एंड उसका ग्लोबल वार्मिंग से में बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो जो फॉसिल फाइल है इसका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड इसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा पड़ता है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसका लो पॉल्यूशन होता है और ये सस्टेनेबल होती है, ठीक है? एंड नाउ मेजर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी के मेजर्स देख लो। जैसे पहला हो गया हमारा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, एनर्जी कन्वर्जन, वेस्ट रिसाइकलिंग, ठीक है? पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड अफॉरेस्टेशन, ठीक है? तो ये सब आपके किस में आते हैं, आपके मेजर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी में। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 है EEE का। इतना कर लो, बाकी इतने में ही काम हो जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक